हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक लघु कथा स्त्री। इसे लिखा है अंतरा करवणे जी ने। अब मैं ऐसा क्या करूं जो तुम खुश रहोगी? सुधीर हड़बड़ा कर उठ बैठा। माथे पर पसीने की बूंदें, तेजी से चलती हुई सांसें, डरा हुआ सा अंतर्मन, मस्तिष्क में असंख्य प्रश्न, लहरों का उतार चढ़ाव। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। ये रीमी के ख्यालात, नींद भी जकड़े बैठे हो। और उनके समक्ष चंपई आभा की मलिका, साधारण नयन नक्श वाली ठिगने कद की युवती सजीव हो उठी। यही है रीमी, उसकी नई क्लाइंट। अपने वकालत के पेशे में सुधीर रोजाना कितने ही अजीबोगरीब व्यक्तित्व से मिला करता था। विचित्र परिस्थितियों से दो चार हुआ करता। स्वयं संयुक्त परिवार से होने के कारण पारिवारिक मामलों की जटिलता से वो सहज परिचित था। कई त्रासद परिस्थितियों में जीती हुई महिलाओं को उसने धीरज बंधाया था। उनके परिवारीजनों को समझाइश देकर बदलाव लाने में भी सफल रहा था। बेटी के घर आ जाने से दुखी माँ बाप उसके दरवाजे आते और माथे की सलवटों के स्थान पर चेहरे की आस भरी मुस्कान लेकर लौटते। टूटन की कगार पर खड़े कितने ही घरौंदे आज उसके प्रयासों के कारण मजबूती से तने खड़े थे। कई बार उसे अपनी इन उपलब्धियों को देखकर, लोगों का उसके प्रति कायम विश्वास देखकर आनंद होता। आखिर जिस उद्देश्य को सामने रखकर वो वकालत जैसे जटिल पेशे से जुड़ा था, वो कुछ हद तक पूरा होता दिखाई पड़ता था। इसी संतुष्ट जीवन में 2 साल पहले कमल चरणों से आई पत्नी रेणु ने एक नवीन उजास, उल्लास और पूर्णता भर दी थी। वैचारिक स्तर पर उसे भी कई बार रेणु की आकलन शक्ति का लोहा मानना पड़ा था। ऐसे अवसरों पर वो उससे यही कहा करता कि रेणु को ही उसकी जगह पर वकालत के लिए आना चाहिए था। रेणु हंसकर रह जाती। उसे तो शौक था केवल विद्या दान करने का। कितने ही गरीब विद्यार्थी उससे अपनी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान पाते। धन के लालच में ना पड़ते हुए सुधीर और रेणु एक दूसरे के पूरक बने हुए कितने अच्छे से जी रहे थे। और उन्हीं दिनों, आज से लगभग साल भर पहले, रीनी एक कंकड़ के जैसी सुधीर के चित्त में आ गिरी थी। शून्य में तकती आंखें, अपने आप में ही गुम, दुनिया से त्रस्त सी रीनी 25 साल की थी, पोस्ट ग्रेजुएट, घर में सबसे छोटी। स्वाभाविक ही उसके माता पिता उसका विवाह कर जिम्मेदारी से बरी होना चाह रहे थे। अब इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन रीनी को उनके इन विवाह संबंधी प्रयासों में अपने खिलाफ किसी किस्म की साजिश नजर आती थी। कभी कभी वो अपने ऑफिस के सहकर्मियों से नाराज रहती। यदा कदा वो अपने नैराश्यपूर्ण विचारों से सुधीर के मन में भी अवसाद भर देती थी, जो धीरे से रेणु तक पहुँचते हुए माथे पर प्रश्नार्थक सलवटें छोड़ जाता था। असल में रीनी आई थी सुधीर के पास एक सलाह मांगने। क्या वो अपने माता पिता के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा सकती है जिससे वे उसे शादी के लिए बाध्य न कर सकें? सुधीर पहली बार में तो ये सुनकर ही सन्न रह गया था। फिर धीरे धीरे रीनी का सुधीर के कार्यालय में आना जाना बढ़ने लगा था। वक्त बेवक्त उसके लंबे लंबे फ़ोन आने लगे। बिना किसी ठोस कारण के वो सुबकने लगती। इस पूरे संसार के प्रति, समाज के प्रति अपने मन की कड़वाहट उगलने लगती। उसे लगता जैसे सब कुछ उसके खिलाफ ही हो रहा है। कई बार उसने बीच रास्ते से फ़ोन कर सुधीर को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बीच से उठाकर नाम मात्र के कारणों के लिए परेशान किया था। सुधीर को भी खींच तो आती, लेकिन व्यस्तता के चलते वो इस पर सोचने के लिए समय नहीं दे पाता था। आजकल रीनी बेवजह ऑफिस में आने लगी है। बस तुमसे मिलने को जी किया, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती को मैं बरसों से तरस रही थी वो मुझे तुम्हारे रूप में मिल गई है। ऐसे कुछ जुमले कहती और फिर एक अंतहीन तथ्यहीन बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। सुधीर जब इन बातों का ओर छोर तलाशने जाता तो फिर वही खालीपन हाथ लगता।
और फिर वो समय बर्बाद होने और काम समय पर ना होने के कारण झुंझला उठता। लेकिन तब तक रीनी विषय को बदलकर समय की कमी का बहाना बनाकर सुधीर पर ही वक्त का ध्यान न रखने का जुमला फेंकते हुए रवाना होने लगती थी। वो किसी भी तरीके से ये दिखाना चाह रही थी कि सुधीर को ही उससे मिलने बतियाने में रस आता है। वो एक एक कर अपनी समस्याओं का पुलिंदा सुधीर के समकक्ष खोल कर बैठ जाती। सुधीर एक के बाद एक उनके समाधान सुझाया करता। हर एक समाधान में कोई ना कोई मीन मेक निकालती हुई वो उसे बढ़ाते हुए असंभव से नासूर में बदल देती और लाख कोशिशों के बावजूद हमेशा स्वयं को उपेक्षित, हालात की मारी हुई, निराशा से भरी हुई इस दुनिया की अनचाही मेहमान के रूप में प्रस्तुत करती रहती। उसकी ऐसी हरकतों से परेशान सुधीर उस रात को सोते से जाग पड़ा था। बगल में लेटी रेणु भाव शून्य चेहरे पर लिए पड़ी थी। पानी पीने के लिए लैंप जलाने पर सुधीर आश्चर्यचकित रह गया। रेणु जाग रही थी, मंद मंद मुस्कुराती हुई, जो कि उसकी हमेशा की आदत है। उसे एकटक देख रही थी। सुधीर पानी पीना भूलकर अपराधी सा माथे पर हाथ धरे बैठ गया। वो बखूबी जानता था कि रेणु की ये परिपक्व दृष्टि ही काफ़ी है स्थिति को संभालने के लिए। सुधीर मुखर हो उठा। रीनी और उसकी बातें, उसके विचार, अजीब सी अभिव्यक्ति, कभी भी और किसी भी तरीके से खुश ना हो पाने वाली रीनी को सुधीर ने एक पहेली की भांति रेणु से पूछ ही तो लिया था। अपने आश्वस्त मुखमंडल और अनुभवी विचारों से रेणु ने सुधीर को समझाया और एक छोटी सी तरकीब सुझाई। रेणु इस उम्र और पड़ाव की लड़कियों के फितूर बड़े अच्छे से जानती थी। वो समझ गई थी कि रीनी को शादी करनी तो है, लेकिन अपने ठिगने कद और साधारण रूप रंग के कारण वो अवसादग्रस्त है। उसकी बड़ी बहनें और सहेलियां गोरे रंग, सुंदर नयन नक्शों की स्वामिनी और अपने समय में हॉट प्रॉपर्टी मानी जाती थीं। उनके समक्ष रीनी लगभग शून्य ही थी। तरकीब के अनुसार सुधीर ने रीनी से दूसरे ही दिन बात की। देखो रीनी, मैं तुम्हारी प्रतिभा की, तुम्हारे विचारों की कद्र करता हूँ। यदि तुम मेरे जीवन में रेणु से पहले आ जाती तो मैं तुम्हारे साथ भी उतना ही सुखी रह पाता जितना आज रेणु के साथ हूँ। रीनी चुपचाप सुनती रही, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सुधीर कहता चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना कीमती समय और शक्ति यहाँ व्यर्थ कर रही हो। जहाँ पहले से ही देर हो चुकी हो, वहाँ कितनी भी सफाई देने के बाद भी बात तो बन नहीं सकती ना। तुम्हें अब ये देखना चाहिए कि जहाँ बात बन सकती है वहाँ तुम बेवजह देर ना कर दो। सुधीर धीरे से मुस्कुराया। रीनी पर मानो घड़ों पानी गिर गया हो। वो वहाँ से चलती बनी। 6 महीनों तक उसका कोई पता नहीं था। फिर एक दिन डाक से एक कार्ड आया। रीनी और संजय शादी कर रहे थे। संजय उसके ऑफिस का सहकर्मी था। सुधीर हंसे बिना न रह सका। आखिर रीनी सही जगह पर सही समय पर मेहनत करके अपना उद्देश्य पा चुकी थी। ये थी अंतरा कर्वणे जी की लिखी एक लघु कथा स्त्री। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।